नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के कॉमन एरर्स पर, तो 40 तक हमने निपटा लिए थे। आज हम 41वें सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, टाइम ले लेता है। देखो, सबसे पहले हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझना है। पहले हमें ये पता लगाना है कि वर्ड्स किस अरेंजमेंट में रखे हुए हैं, किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन क्या है, किस तरह के मीनिंग को वो जनरेट कर रहे हैं, ग्रामर के किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एरर तो हमें दिख ही जाएगी, एरर तो खुद निकल के सामने आएगी कि मैं हूँ गलती, मैं हूँ एरर। मेरा ये कहना है कि अगर 200-400 सेंटेंस अगर आपने घर पे इस तरह से प्रैक्टिस कर लिए, तो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो इंग्लिश है, जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खल्लास। ये हो गया नाउन। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ये हो गया नाउन, बुक। अब ये जो आर्टिकल है इसके लिए आया है। ये सारे के सारे आर्टिकल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिटर्मिनर होते हैं। अब ये जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है नाउन फ्रेज। इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। आपको पता है कोई भी नाउन या कोई नाउन फ्रेज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। अब जो बच्चे मेरे सेशन को पहले से देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 वीडियोस इस टाइप की देख ली हैं, तो वो ये जानते होंगे कि कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हुई नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना खत्म। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। पूरी इंग्लिश ग्रामर में भैया इसके अलावा और कहीं ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब इससे पहले ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना कोई प्रीपोजिशन लगी है, तो इसकी ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म। निश्चित तौर पर ही ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, इसको सब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। अब आगे लिखा है बीइंग रिटन। बीइंग रिटन, अब देखो बी प्लस आईएनजी फॉर्म और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो चीजें यहां से समझ में आनी चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया था कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी मिल जाए वहां पे दो संभावनाएं होती हैं। चलो दूसरे वर्ड पे चलते हैं। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल में ये बात समझाई थी। इससे पिछले जो 10 सेंटेंस हमने डिस्कस किए थे, इससे पिछले वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बड़े डिटेल में खोल के समझाया था कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी आपको लिखी हुई मिल जाए, इसके दो मतलब हैं, दो संभावनाएं हैं। दो संभावनाओं में हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, या दो कंटेक्स्ट में हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। पहली तो होती है कि हम इसको पैसिव फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं, वर्ब की पैसिव फॉर्म। दूसरा हो गया, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब ये जो बी है ये लिंकिंग वर्ब हो रही हो, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव का काम कर रही हो, पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रही हो। सही सुना आपने, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना भैया, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करने लगती है। जैसे मैं कहूँ एजुकेटेड वुमन, एजुकेटेड वुमन, वुमन हो गया नाउन, एजुकेटेड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई है? इसको मॉडिफाई करने के लिए आई है। और पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आती है तो उसको एडजेक्टिव ही कहा जाता है। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो फाइनाइट ना हो, जो सीमित ना हो। बाकी इसका क्या नॉन फाइनाइट वर्ब हम इसे क्यों कहते हैं, क्या इसके अदर फंक्शंस होते हैं, ये किस तरह से यूज होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल में आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है, या तो ये पैसिव फॉर्म हो या फिर ये लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो रहा हो। एडजेक्टिव भी कौन सा? वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, मतलब पास्ट पार्टिसिपल वाला।
अब लिंकिंग वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव क्यों ले लेती हैं भैया? क्योंकि लिंकिंग वर्ब आती हैं सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। जैसे द एजुकेटेड वुमेन को आप क्या लिख सकते हो? एजुकेटेड वुमेन को आप लिख सकते हो द वुमन इज एजुकेटेड। यही तो हुआ इसका मतलब। ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई एडजेक्टिव। अब ये लिंकिंग वर्ब आई क्यों है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। ये एडजेक्टिव जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे। तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के लिए तो यूज होते हैं। एडजेक्टिव का मेन फंक्शन क्या है? एडजेक्टिव का मेन फंक्शन है किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, नाउन की विशेषता बताना। तो जब वो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसके पूरक भी बन सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात जो है मैंने आपको पिछली लेक्चर में बता दी थी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिल जाए तो दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ये पैसिव फॉर्म होगी या ये लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव होगी। अब इन दोनों में से कौन सी वाली होगी? है ना, ये वाली संभावना होगी। अब दो संभावनाएं तो हैं, लेकिन दोनों में से भी एक को सर्टेन करना है ना हमें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो पैसिव फॉर्म होती है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो इसका डूअर नहीं होता। डूअर लिखा होता है बाई प्रीपोजिशन के बाद। जैसे मैं लिखूं अ लेटर वॉज रिटन, ये सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने। अ लेटर तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन क्या ये रिटन का डूअर है? क्या रिटन को करने वाला लेटर ही है? लेटर ने लिखने का काम किया है क्या? नहीं। बाई हिम या हर कुछ होगा यहाँ पर, जो कि सेंटेंस में लिखा नहीं गया। तो अगर इस तरह के मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, सेंटेंस को देखकर लग रहा है कि हाँ ये एक ऐसा एक्शन हो सकता है जो किसी और के द्वारा किया गया हो, सब्जेक्ट के द्वारा ना किया गया हो, किसी और के द्वारा किया गया हो, तो इसको पैसिव फॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर द वुमेन इज एजुकेटेड लिखा है मैंने। अगर आपको लग रहा है कि हाँ एजुकेटेड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी अवस्था बताने के लिए आया है, इसकी स्टेट, इसकी कंडीशन बताने के लिए आया है, तब तो आप इसे लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव मानेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये एजुकेटेड का डूअर कोई और होगा, बाय प्रीपोजिशन लिख के आपने हर पेरेंट्स लिख दिया, तो आप इसको कहेंगे कि नहीं, अब इसको पैसिव कंसीडर करना ज़्यादा सही होगा। कई सिचुएशन में दोनों ही संभावनाएं जस्टिफाई हो जाती हैं। कुछ सिचुएशन में आपको लगेगा कि नहीं, इसको पैसिव कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स है। पैसिव का जो एक्शन होता है वो एक्शन डन बाय समबडी एल्स होता है, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं है, लेकिन एक्शन डन बाय समबडी एल्स, किसी और के द्वारा किया गया एक्शन है, और वो जो कोई और है वो यहाँ लिखा है बाय हर, अगर पैसिव फॉर्म में वर्ब है तो। अगर आपको किसी सेंटेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा, किसी और के द्वारा किया गया एक्शन होगा, तो उसको पैसिव कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये एक्शन ऐसा है जो किसी ने नहीं किया होगा, अपने आप ही हुआ होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस कल यहाँ पे लिखवाया था, एक दूसरे सेंटेंस में लिखवा देता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस में यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब यहां पर उसको देखो, यहां पर ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको क्या मानोगे आप? इसको पैसिव मानोगे या यू कहोगे कि सर ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है? अब ये पता लगाने के लिए आपको ये देखना होगा, क्या ये इंजर्ड ऐसा एक्शन है जो किसी के द्वारा किया गया होगा? सब्जेक्ट के द्वारा तो नहीं, किसी और के द्वारा किया गया होगा। क्या यहां पर सी को इंजर्ड करने वाला कोई है? क्या इस एक्शन का कोई डूअर है? कोई इसका डूअर नहीं है, किसी पर्सन ने ये नहीं किया, वो अपने आप एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई। सी इज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है। तो जब ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स नहीं है, इस एक्शन का कोई और डूअर नहीं है, सब्जेक्ट के अलावा और कोई डूअर नहीं है, तो अब इसको पैसिव मानना जस्टिफाइबल नहीं है। अब आप ये कहो कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है।
लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में मैं ऐसे लिख दूं, सी इज बीटन बाय हर फ्रेंड, ठीक है, या चलो मान लो कि हर फ्रेंड भी मैंने नहीं लिखा, लेकिन हाँ ये एक ऐसा एक्शन है, ये बीटन एक ऐसा एक्शन है जिसको पैसिव कंसीडर किया जा सकता है। हो सकता है डूअर इतना इंपॉर्टेंट ना हो तो हमने ना लिखा हो, लिखने को लिख भी सकते हैं। अगर हमने लिख दिया डूअर तब तो क्लियर ही हो गया, तब तो कंफ्यूजन ही नहीं है, कि तब तो क्लियर ही हो गया कि ये डूअर लिखा है तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा। लेकिन अगर उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जहां पे डूअर नहीं लिखा, अगर आपको वर्ब देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो सकता है, बस डूअर को नोट नहीं किया गया है, तो आप इसको पैसिव मान के चल सकते हैं। इतनी बात होगी जो मैंने पिछले लेक्चर में बी प्लस वर्ब थर्ड के बारे में बताई थी। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत की कॉन्सेप्ट है। अभी एसएससी सीजीएल टियर 2 का जो 2023 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें भी इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसको बहुत बच्चों ने गलत किया है। उस क्वेश्चन ने बहुत बच्चों को कंपटीशन से बाहर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्या था हमारा? बीइंग रिटन लिखा हुआ है, यहाँ पर बीइंग रिटन लिखा हुआ है, तो हमें इस बीइंग रिटन का ऑपरेशन करना है। देखो ये लिखा हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं मैं यहां से। ये जो बीइंग रिटन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, मुझे कैसे पता चल गया ये परफेक्ट पार्टिसिपल है? क्या इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है? पहचानना कैसे है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है? इस पर बात कर लेते हैं। देखो बी प्लस आईएनजी लग रही है, बी प्लस आईएनजी लग रही है, और उसके बाद क्या लग रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। पहले इसी का ऑपरेशन करते हैं, इन्हीं दो शब्दों का ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद ले चलूंगा आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर। अब ये बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है क्या? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और मैंने आपको बताया है, और ना बताया हो तो दोबारा सुन लो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इंग्लिश में या तो कंटिन्यूअस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। कंटिन्यूअस स्टेट को जब ये रिप्रेजेंट करती है तब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब कंटिन्यूअस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है तो मेन वर्ब की तरह काम करती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर देगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 6 जगह ही तो हम यूज करते हैं जब ये टेंस में यूज होती है, या यूं कहिए कि जब ये फाइनाइट वर्ब की तरह यूज होती है। एक्चुअली में कंटिन्यूअस स्टेट तो ये यहाँ भी बताती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं भी लिखी रहेगी तो वो कंटिन्यूटी को तो एक्सप्रेस करेगी ही, लेकिन जब वो फाइनाइट वर्ब की तरह यूज होती है, फाइनाइट वर्ब से मतलब है जब वो सेंटेंस की मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, तब वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या फाइनाइट वर्ब की तरह या मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, कंटिन्यूअस स्टेट दिखाते हुए, कंटिन्यूअस स्टेट दिखाने के लिए, तब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। प्रेजेंट में वो आएगी इज एम आर के साथ, पास्ट में आएगी वाज वर के साथ, फ्यूचर में विल बी शाल बी के साथ। ठीक है, इसके साथ लगी है क्या कोई हेल्पिंग वर्ब? यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है क्या बीइंग के साथ? जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी तो इसकी जो पहली संभावना थी वो तो खत्म हो गई। कंटिन्यूअस स्टेट मतलब कि ये मेन वर्ब तो है नहीं, ना ये मेन वर्ब है, ना इसको आप टेंस कह, ना आप ये कह सकते हैं कि कोई टेंस रिप्रेजेंट कर रही है, या फाइनाइट वर्ब बता रही है कि फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड भी बन सकती है, लेकिन जीरेंड होते हैं नाउन, जीरेंड होते हैं नाउन,
और नाउन जो है किसी सेंटेंस में मैंने अभी बताया सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है लिंकिंग वर्ब का। कॉम्प्लीमेंट होगा तो किसका होगा? लिंकिंग वर्ब का। इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी है क्या? तो कॉम्प्लीमेंट की संभावना खत्म। इससे पहले कोई, देखो अब ये ऑब्जेक्ट अगर होगा, नाउन होगा, हमें नहीं पता है क्या है, हम संभावनाओं पे चल रहे हैं। 100-200 सेंटेंस ऐसे करके तो देखो। मैंने कहा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये वाली पॉसिबिलिटी में तो है नहीं, वो मेन वर्ब की तरह तो काम कर नहीं रही है। मेन वर्ब की तरह काम कर रही होती तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती। दूसरी संभावना पे चले गए, मान लेते हैं कि ये जीरेंड है। जीरेंड है तो नाउन है, नाउन है तो या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी या कॉम्प्लीमेंट होगी। कॉम्प्लीमेंट होगी तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगी। लगी है क्या इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब? तो ये संभावना भी खत्म हो गई। ऑब्जेक्ट अगर होगी तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगी या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगी। अभी तो बताया था मैंने, पूरी इंग्लिश में यही दो जगह ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी है क्या? इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगी है क्या? इतने पार्ट को देख रहे हैं हम खाली अभी। बीइंग से पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लगी तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट तो ये सेंटेंस का पहले आ गया। अब यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट शुरू में लिखा जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो ये जिरेंड नहीं है। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो तीसरी सिचुएशन है जहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो जाती है, वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होते हैं, और ये पार्टिसिपल जो है ना एडजेक्टिव का काम करते हैं। एडजेक्टिव का काम करते हैं। और पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये देखना पड़ेगा हमें, या पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, देखो पार्टिसिपल भी 3 होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग, देखो परफेक्ट जहां पे आ जाए ना तो हैव तो आ गई, चाहे फाइनाइट वर्ब के साथ हो या नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ हो, क्योंकि परफेक्ट दिखाता है कंप्लीशन को। और कंप्लीशन यानी कि परफेक्ट हम तब कहते हैं जब कंप्लीशन हो रहा हो कुछ, और कंप्लीशन को दिखाने के लिए हैव तो लगाना पड़ेगा। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल अभी आपको बताया ही था, एजुकेटेड वुमेन वाला एग्जाम्पल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होते हैं 3 पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो सकती है? पार्टिसिपल हो सकती है। पार्टिसिपल होगी तो एडजेक्टिव होगी, और पार्टिसिपल भी कौन सा वाला? प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला। अभी इसको परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों कहा जाता है अभी समझेंगे। फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये मेन वर्ब नहीं है, जीरेंड नहीं है, ये है पार्टिसिपल। अब देखो पार्टिसिपल अगर है, एक्चुअली में हमें अभी भी नहीं पता कि पार्टिसिपल है नहीं है, ये हम अभी देखेंगे, पता करेंगे। अगर ये पार्टिसिपल है तो ये निश्चित तौर पर ये एडजेक्टिव होगी। और एडजेक्टिव होते क्या है भैया? एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्या ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है? ऑफ कोर्स, इससे पहले जो नाउन लिखा है ये उसी को तो मॉडिफाई करने के लिए आई है। ये जो बीइंग रिटन फ्रेज लिखी गई है, ये किसके लिए लिखी गई है? ये द बुक के लिए तो लिखी गई है। ठीक है, तो अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है तो ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है। अब देखो है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन कंसीडर इसको परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह किया जाता है। ये भी लॉजिक समझा देता हूं अभी। चलो दूसरे बोर्ड पे चलते हैं। देखो ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं ना,
और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, दोनों को समझ लेते हैं एक साथ ही। क्योंकि पार्टिसिपल है तो काम तो दोनों ही एडजेक्टिव की तरह करते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब तो नहीं होती, यहां पर होती तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, दोनों की दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं भी मिल जाए वो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती ही है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या उसमें कुछ ऐसा है, उसकी फॉर्म ऐसी है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो कहीं भी लगी हो, किसी भी रूप में लगी हो, चाहे वो मेन वर्ब की तरह लगी हो, चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह लगी हो, चाहे वो फाइनाइट वर्ब की तरह लगी हो, मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह लगी हो, लेकिन वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उसका मीनिंग कुछ ऐसा निकल के आता है कि वो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करती है तो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है। CONTINUITY, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है। जैसे मैंने लिखा स्विमिंग गर्ल, ठीक है। अब ये गर्ल क्या है? नाउन। ये क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है? इसके लिए एडजेक्टिव। स्विमिंग गर्ल का मतलब क्या है? स्विमिंग गर्ल का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं तो आप यही तो बताओगे द सर स्विमिंग गर्ल का मतलब है द गर्ल इज स्विमिंग। एक्चुअली में प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो नाउन उस काम को कंटिन्यूटी में उस टाइम पे कर रहा होता है। जिस टाइम पे मैंने देखा लड़की को उस टाइम पे वो स्विमिंग कर रही थी, तभी तो मैं उसको कह पाया स्विमिंग गर्ल। तो जिस समय में मैंने स्विमिंग गर्ल कहा उस समय पे गर्ल स्विमिंग कर रही थी। मतलब ये जो एडजेक्टिव स्विमिंग जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ वो नाउन इसका डूअर है, और कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस ये ऐसे कर रही है क्योंकि जिस टाइम पे मैंने इसको रिपोर्ट किया, जिस टाइम पे बोला, उस टाइम पे ही वो इसको स्विमिंग को कर रही है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब यूज करते हैं जब हमें कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करना हो और सब्जेक्ट इसका जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो वो इसका डूअर हो। परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसको सेंटेंस से समझाता हूं मैं आपको, सेंटेंस में और अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेज तो ठीक है, सेंटेंस में समझ में आएगा। ड्राइविंग द कार शी यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक। ये मैंने लिखा। अब देखो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने यहां पर लिखी ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, शी कॉमा लगा दिया, ड्राइविंग द कार, लिसन टू की जगह हटा दो, एंजॉय लिख दो, सेंटेंस को थोड़ा छोटा कर दो, सी एंजॉयज म्यूजिक, है ना, छोटा कर दो सेंटेंस को। सी ड्राइविंग द कार एंजॉयज म्यूजिक। ओके, ड्राइविंग द कार को आपने शुरू में लिख दिया सेंटेंस के, कॉमा लगा के फिर आपने क्लोज लिख दी, या आपने सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू किया और फिर कॉमा लगा के पार्टिसिपल क्लोज लिख दी, उसके बाद दोबारा कॉमा लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब देखो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो चीज यहां बता रहा हूं वो यहां पर भी एप्लीकेबल है, बस स्ट्रक्चर थोड़ी सी बदली हुई है। अब ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये जीरेंट तो हो नहीं रही, सब्जेक्ट की तरह काम कर नहीं रही। सब्जेक्ट तो ये हो गया, एक सेंटेंस में एक ही तो सब्जेक्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये जीरेंट, ये
मेन वर्ब भी नहीं है, मेन वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती। एक्चुअली में ये है एडजेक्टिव। अब चूंकि ये एडजेक्टिव है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव हो रही है तो किसके लिए हो रही होगी? एडजेक्टिव अगर हो रही है तो किसी नाउन प्रोनाउन के लिए होगी, तो वो इस प्रोनाउन के लिए आई है। ड्राइविंग द कार किसके लिए आया है? शी के लिए आया है। ड्राइविंग जो वर्ड लिखा है हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म शी के लिए लिखा है, ठीक है। अब वर्ब के आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव हो रही है तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे लिख दे रहा हूँ पीपी। अब यहाँ पे दो चीजें नोटिस कीजिए। पहली तो ये कि ये वाली जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यूटी में है। कब? जब ये वाली एक्टिविटी हो रही है, जब वो ये एंजॉय कर रही है तब इसके साथ साथ वो ये भी कर रही है बैकग्राउंड में ये भी कर रही है और ये भी कर रही है, कंटिन्यूटी में है उस वाली एक्टिविटी के साथ। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इस ड्राइविंग का डूअर कौन है? इसको करने वाला कौन है? ये सब्जेक्ट ही तो है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके लिए यूज किया जा रहा है, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए यूज किया जा रहा है, वो नाउन प्रोनाउन ही इसका डूअर है, ठीक है। अब दो सेंटेंस मैंने लिखे यहां पर। द टीचर हैविंग taught the chapter went to home। एक सेंटेंस मैंने लिखा है द टीचर टीचिंग द चैप्टर went to home। पहला दूसरा, आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे सेंटेंस में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि यहां पर मैंने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया है, और यहां पर मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया है। दोनों में डिफरेंस आप जरा ये देखिए। मैंने आपसे कहा था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जब ये एडजेक्टिव का काम करती है अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है, तो ये कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है। कंटिन्यूटी कब? जब ये वाला एक्शन हो रहा हो। क्या ये पॉसिबल है कि वो पढ़ाते पढ़ाते घर को चला जाए? क्या वो सड़क पे पढ़ाते हुए जाएगा? क्या वो जाने वाली एक्टिविटी और पढ़ाने वाली एक्टिविटी एक साथ कर सकता है? क्या टीचिंग वाली एक्टिविटी वेंट वाले एक्शन के साथ कंटिन्यूटी में रह सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन में पॉसिबल था तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कर लिया, लेकिन इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। दोनों एक्शन सिंक्रोनसली नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है कि वो जाते जाते पढ़ा देगा, जा भी रहा है और पढ़ाते पढ़ाते जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन में अब इस कंटेक्स्ट को कवर करने के लिए या ऐसे मीनिंग को कवर करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बताया मैंने परफेक्ट के बारे में? परफेक्ट हम वहां लगाते हैं जहां कंप्लीशन हो। तो हम पहले ये कन्वे करेंगे कि हाँ, ये टीचिंग वाली जो एक्टिविटी है इसका कंप्लीशन हो गया, उसके बाद वो गया। यही दिखाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के अनुसार द टीचर हैविंग टॉट द चैप्टर वेंट टू होम, यानी कि पहले वाली एक्टिविटी फिनिश हो गई, इससे पहले वेंट वाली एक्टिविटी से पहले ही ये खत्म हो गई। अब इसका समरी सुन लो, सारांश सुन लो। अगर मेन वर्ब के साथ हो सकता है नॉन फाइनाइट वाला एक्शन, तो हमें कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा एक्शन है जो कि मेन वर्ब से पहले ही खत्म हो गया होगा, तभी जो मेन वर्ब होगी, वेंट वाला एक्शन तभी होगा जब वो टीचिंग वाला काम खत्म हो गया होगा, तो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना चाहिए। हमें पहले इसका कंप्लीशन दिखाना चाहिए, और कंप्लीशन दिखाने के लिए कंपल्सन है, जरूरी है, कंप्लीशन दिखाने के लिए जरूरी है कि हम हैव वाली फॉर्म का यूज करें। देखिए हैव में भी हमने आईएनजी लगा रखी है,
तो है तो ये भी पार्टिसिपल, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे कंप्लीशन दिखाना था तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही एक एडवांस्ड वर्जन कहा जाता है, जिसको कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। या कुछ इसको अलग रख के पढ़ लो या कुछ भी कह लो, लेकिन मेन चीज ये है कि ये दिखाता है कंप्लीशन को, कि पहले ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी फिर वो घर को जाएगा। तो मेन वर्ब से पहले अगर ये कंप्लीशन होना है ये वाला एक्शन, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो, ये मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि हमें 10 सेंटेंस डिस्कस करने हैं, एक ही सेंटेंस को आधा घंटा दूंगा तो कैसे रहेगा। फिलहाल आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है, अलग अलग कंटेक्स्ट में समझना है, अलग अलग सिनेरियो के साथ समझना है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब वाला चैप्टर आप मेरा ज़रूर देखें। मैं उसको इतने शानदार तरीके से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें दिमाग में ऐसे डाल दूंगा, ऐसे खोल देता हूँ। मुझे खुद उस चैप्टर को पढ़ाते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, इस चैप्टर को मैं इतने अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, जिस चैप्टर को बहुत स्टूडेंट और बहुत टीचर भी नहीं समझ पाते। ये हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच का डिफरेंस देख लिया। अब परफेक्ट पार्टिसिपल पर और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल तीन फॉर्म में हो सकता है। एक हो सकता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपने अभी देखी। दूसरा वो हो सकता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा वो हो सकता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों को समझा देता हूं, एक ही सेंटेंस से तीनों को क्लियर कर दूंगा। देखो, मैंने अभी क्या लिखा था, वही सेंटेंस लिख देता हूं। द टीचर हैविंग taught the last chapter, comma, went for holiday। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, अभी पिछला वाला सेंटेंस है, बस यहाँ पर मैंने टू होम की जगह फॉर हॉलीडे कर दिया। थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, बस कुछ नहीं। अब मैंने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज किया, टीचर की जगह स्टूडेंट कर दिया। द स्टूडेंट हैविंग taught the last chapter went for holiday। दोनों सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही कि क्या डिफरेंस है। पढ़ लो एक बार दोनों सेंटेंस को। बेसिकली दोनों ही सेंटेंस सेम है, बस मैंने यहाँ पर इस सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। यहाँ पे टीचर था, यहाँ पे स्टूडेंट था। और इसको चेंज करने से क्या क्या डिफरेंस आया, क्या मीनिंग आया, किस तरह से जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जानी चाहिए, वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है, और चूंकि पार्टिसिपल है तो यूज किसके लिए होगा ये, चूंकि पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए। कहाँ है वो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में, ये है क्या वो, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये वाला नाउन है क्या, ये वाला नाउन है क्या जिसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। अरे नहीं, ये तो खुद इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अरे भैया, है भली सी ये नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन है तो वर्ब ही ना। तो वर्ब है तो अपने कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ेगी थोड़ी। ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपना ऑब्जेक्ट लेगी, द लास्ट चैप्टर। एक्चुअली में ये है वो नाउन जिसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है, और ये है एडजेक्टिव इस नाउन के लिए। अब आप जरा एक बात सोचिए, यहां पर टीच करने वाला कौन था, वही नाउन जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा था। यानी कि
ये जो नाउन है वही टीचिंग का या हैविंग टोट का क्या है, डूअर है। अगर यही इसका डूअर है तो इसी चीज को जरा यहां पर नोटिस करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे कहा कि ये जो हैविंग टोट है इसका डूअर टीचर है, लेकिन यहां पर ये जो हैविंग टोट लिखा है क्या इसका डूअर स्टूडेंट है? क्या स्टूडेंट ने टीच किया होगा लास्ट चैप्टर को? स्टूडेंट ने टीच नहीं किया होगा, स्टूडेंट को टीच किया गया होगा किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो तो पैसिव फॉर्म का यूज किया करो, वर्ब की पैसिव फॉर्म का यूज किया करो। इसलिए यहाँ पे हैविंग टोट नहीं, हैविंग बीन टोट आना चाहिए। ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई है इसी पैसिव फॉर्म को, इसी पैसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए लगाई जाती है। यानी कि ये जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एक्टिव मीनिंग में है। ये जो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें हमने पैसिव एस्पेक्ट्स को भी, पैसिव प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन हमने इसमें पैसिव एस्पेक्ट को या पैसिव प्रॉपर्टी को भी या पैसिवनेस के मीनिंग को भी इंक्लूड कर दिया। यानी कि ये क्या है, पैसिव मीनिंग में है। आप मेरी बात समझिए, स्टूडेंट ने तो टीच किया नहीं होगा, स्टूडेंट को टीच किया गया होगा किसी और के द्वारा। अब वो किसी और के द्वारा यहां को लिख देता, मान लो लास्ट चैप्टर के बाद वो लिख देता बाय द टीचर, एग्जामिनर या कहीं पे लिखा रहेगा, यहां पे लिख देता हैविंग टॉट द लास्ट चैप्टर बाय द टीचर, तब तो आप देखते समझ जाते बाय प्रीपोजिशन लगी है मतलब डूअर लगा है, डूअर कोई और है, मतलब पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसका डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। तो जब कोई और डूअर होता है, एक्शन डन बाय समबडी एल्स होता है, तो हम पैसिव फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। लेकिन अगर उसने ये नहीं लगाया तब भी आप क्या वर्ब के मीनिंग को देख के पता नहीं लगा सकते, वर्ब का क्या मीनिंग है, किस तरह की वर्ब है, उससे पता नहीं लगा सकते कि स्टूडेंट तो टीच करेंगे नहीं, स्टूडेंट को टीच किया गया होगा। तो इसको अगर स्टूडेंट को टीच किया गया होगा, किसी और के द्वारा किया गया होगा, तो इसका मतलब इसको पैसिव स्ट्रक्चर में होना चाहिए। इसको होना चाहिए एक्चुअली में हैविंग बीन टॉट। ये हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वर्जन, ये हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वर्जन। जब परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाए जो नाउन उसका डूअर ना हो, डूअर कोई और हो, तो हमें पैसिव फॉर्म को यूज करना चाहिए, परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म को यूज करना चाहिए। बस इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो मैं ऊपर वाला सेंटेंस हटाऊं जरा, नीचे वाला दिखा रहने दो। और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने एक यही लिखा, यही सेंटेंस को मैंने यहां लिख दिया, द स्टूडेंट टीचिंग द चैप्टर, लास्ट ही लिखता हूं जब यहां पे लास्ट लिखा है, तो टीचिंग द लास्ट चैप्टर वेंट फॉर हॉलीडेज। ठीक है, क्या बताया था मैंने अभी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीन सिचुएशन में आ सकती है, या तो मेन वर्ब बन सकती है लेकिन तब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगी, वो सिचुएशन यहाँ नहीं है। दूसरा वो जिरेंड हो सकती है, जिरेंड होगी तो वो नाउन होगी, नाउन होगी तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी तो लिंकिंग वर्ब का होगी, इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी नहीं है, ऑब्जेक्ट होगी तो ट्रांजिटिव वर्ब का प्रीपोजिशन का होगी, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगानी है। सब्जेक्ट तो ये है ही नहीं, सब्जेक्ट तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक वर्ब के साथ एक ही सब्जेक्ट तो रहेगा, दो लगा दोगे। ठीक है, तो ये नाउन है नहीं, जिरेंड नहीं है। फिर ये क्या है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये निश्चित तौर पर ये एडजेक्टिव होगी। अगर ये एडजेक्टिव है तो किसी नाउन प्रोनाउन के लिए होगी। कहाँ है वो नाउन प्रोनाउन? हॉलीडेज तो फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, द लास्ट चैप्टर तो टीचिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। टीचिंग किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है। यानी कि ये जो एडजेक्टिव हो रही है,
ये जो एडजेक्टिव हो रही है ये किसके लिए हो रही है, इस नाउन के लिए हो रही है, ठीक है। अब देखो, हाँ वो गलती तो यहाँ है ही कि टीचिंग करते करते हॉलीडेज को नहीं जा सकते, ठीक है, वो गलती तो यहाँ है ही, अभी पिछले 2 एग्जाम्पल्स में हम समझ चुके हैं। लेकिन एक चीज और सोचिए यहाँ पर, वो गलती है ही, अभी उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको अभी हैंडल, उसको मैं समझा चुका हूँ, है ना। वो एरर तो यहाँ पे है ही कि टीचिंग करते करते हॉलीडेज को नहीं जा सकते, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल गलत लगा दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल सही था। लेकिन एक चीज और यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये नाउन इसका डूअर है क्या। जब मैंने आपको लिखवाया था स्विमिंग गर्ल, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस नाउन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये नाउन ही इसको, इस एक्शन को कर रहा है, नाउन ही स्विमिंग का डूअर है। स्विमिंग करने वाला कौन है, नाउन है। कौन सा नाउन, जिसके लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि गर्ल। गर्ल ही स्विमिंग कर रही है और कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है, यानी कि जिस समय पर हमने बोला स्विमिंग गर्ल, उस समय पे गर्ल स्विमिंग कर रही होगी। गर्ल स्विमिंग कर रही है मतलब गर्ल डूअर है, और उस समय पे कर रही है जिस समय पे हमने बोला, तो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है और ये इसका डूअर है ना। लेकिन क्या टीचिंग का डूअर स्टूडेंट है, नहीं है, टीचिंग तो किसी और के द्वारा की गई होगी। अगर वो यहां पर लिख देता बाय द टीचर या बाय मी लिख देता, इस टाइम तो मैं ही टीचर हूं, मैं ही लिख रहा हूं, तब तो आप देखते ही समझ जाते कि नहीं नहीं ये इसका डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। डूअर कोई और है तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया, एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया, तो यहां पर टीचिंग नहीं बीइंग टॉट लगाओ ना फिर। अरे बीइंग टॉट क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लगा दी। बी, इसी टीचिंग को हमने क्या कर दिया, बीइंग टीचिंग कर दिया, यानी कि इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने क्या लिख दिया, पैसिव वर्जन लिख दिया। अब देखो पैसिव वर्जन लिख तो लिया और लिखा था इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल अब रहा थोड़ी, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। कैसे बन गया, इतनी बात और समझ लो। जिस तरह से हमने हैविंग टोट का हैविंग बीन टोट कर दिया था, उसी तरह से हमने टीचिंग का बीइंग टोट कर दिया। अब ये वाली प्रॉब्लम तो हमारी सही हो गई कि स्टूडेंट इसका डूअर नहीं थे, हमने पैसिव फॉर्म यूज कर दी। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं, और कंटिन्यू इस वर्ब के साथ, वो सिनेरियो यहाँ हो नहीं सकता है। तो इस बीइंग टोट वाली सिचुएशन को भी देख लेते हैं जरा, ये किस तरह से परफेक्ट मीनिंग में चला गया। ये क्यों इसको टीचर इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में पढ़ाते हैं, जबकि इसकी फॉर्म ऐसी है। भाई अगर इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कह रहे हो तो परफेक्ट के नाम पे हैज, हैव, हैड कुछ तो होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। हैज हैड का तो यहाँ पे स्कोप नहीं है, हैव तो होना चाहिए था। ये दोनों परफेक्ट पार्टिसिपल है, एकदम रेडीमेड, हैव लगा हुआ है, समझ में आता है, लेकिन इसमें तो कहीं पे हैव नाम की चीज ही नहीं है। जब इसमें हैव नाम की चीज ही नहीं है तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों कंसीडर कर रहे हो। एक्चुअली में इसका मीनिंग परफेक्ट में चला गया, इसकी जो फॉर्म है वो अभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। हमने टीचिंग का बीइंग टॉट तो किया, इसका मीनिंग परफेक्ट में चला गया, इसलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल ही कंसीडर किया जाता है। देखिए कैसे हुआ। देखो ये जो बीइंग वर्ब है तो एक वर्ब ही, भले इसी नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन है तो एक वर्ब ही। तो वर्ब का नेचर मैं आपको 3-4 दिन से क्या बता रहा हूं, अगर वर्ब है तो या तो लिंकिंग वर्ब होगी या फिर एक्शन नेचर की वर्ब होगी। तो या ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं, एक्शन को रिप्रेजेंट तो टॉट कर रही है। बी, ये जो बी की फॉर्म है ये भैया लिंकिंग वर्ब होती है, सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है, रट्टा मार लो कुछ भी कर लो, सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है। ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, एक्शन को रिप्रेजेंट टीच कर रही है, वो बात सही है, लेकिन हम बीइंग की अगर बात करें तो बीइंग क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब अगर है तो लिंकिंग वर्ब आती है लिंक करने के लिए सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, और कॉम्प्लीमेंट से अगर लिंक करने के लिए आती हैं तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कि कोई एडजेक्टिव हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक, यानी कि जो मीनिंग को पूरा कर रहा हो। अब कॉम्प्लीमेंट अगर एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव क्या बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं स्टेट। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको अभी बताया था, सी इज एजुकेटेड,
ठीक है। तो ये अगर जो एडजेक्टिव है, ये सी इज पुअर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पुअर। ये जो पुअर है या जो एजुकेटेड है वो इसकी अवस्था ही तो बता रहा है, इसकी फाइनेंशियल स्टेट क्या है, इसकी एजुकेशनल स्टेट क्या है, एजुकेशनल कंडीशन क्या है। तो एडजेक्टिव बताते हैं स्टेट, और लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को इन कॉम्प्लीमेंट से, इन एडजेक्टिव से लिंक कर रही होती है। उसी तरह से इसने यहाँ भी किया, इसने यहाँ पर भी इस कोर्ट को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस नाउन से लिंक ही तो किया, भले से एडजेक्टिव बन के किया, लेकिन थी तो ये लिंकिंग वर्ब के नेचर में ही। अब इसने इसको लिंक किया, बीइंग ने टोट को इस द स्टूडेंट से लिंक किया, और लिंक जिस चीज को किया वो कोई रेडीमेड एडजेक्टिव नहीं है, उसको एडजेक्टिव बनाया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाया गया है ना। टोट का मतलब क्या है? अगर आपके सामने लिखा हुआ है एजुकेटेड, सी इज एजुकेटेड, अगर आप किसी वुमेन को कह रहे हो एजुकेटेड, तो इसका मतलब है उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। अगर आप किसी वुमेन को देख के कह रहे हो सी इज एजुकेटेड, तो आप ये तभी कह सकते हो जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई होगी। आप समझिए मेरी बात को। अगर आप किसी को देख के, आप ये वाला एग्जाम्पल ले लो, आप कह रहे हो बॉइल्ड, आप कह रहे हो द एग्स आर बॉइल्ड, द एग्स आर बॉइल्ड, आप ये तभी कह सकते हो जब बॉइलिंग वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई होगी, यानी कि वो बॉइल हो गए होंगे। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीशन का सेंस देते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी का सेंस देते हैं, उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीशन का सेंस देते हैं, क्योंकि वो एक स्टेट होती है, वो एक अवस्था होती है, और कोई भी अवस्था तभी आती है जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं आपको कहूं यू आर ओल्ड, तो आपके ओल्ड होने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तभी मैं आपको ओल्ड कह पा रहा हूं। अगर मैं आपको कहूं एजुकेटेड, इसका मतलब आपकी एजुकेशन लेने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई, उस तभी मैं आपको एजुकेटेड कह पा रहा हूं। इसीलिए यहां पर ये तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इसके आगे ये जो, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, ये जो लिखा हुआ है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको ऐसे देखिए, इसको देखिए लिंकिंग वर्ब की तरह, और इसको देखिए एडजेक्टिव की तरह, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने टीचिंग को लिखा बीइंग टॉट, तो आपने क्या किया, आपने बीइंग एक लिंकिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कर दी, और जो टीचिंग था इसको बना दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये बना दिया आपने एडजेक्टिव, क्योंकि अगर आपने लिंकिंग वर्ब लगा दी तो निश्चित तौर पर ही एडजेक्टिव है। हाँ, बनाया आपने पैसिव ही था, कन्वर्ट आपने पैसिव ही किया था, लेकिन वो इस फॉर्म में भी आ गया, अब वो इस मीनिंग को भी कन्वे कर रहा है। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि ये स्टेट बता रहा है। अब टॉट तो आप तभी कह सकते हो जब टीचिंग वाली प्रोसेस कंप्लीट हो गई हो, इसीलिए ये कहा जाता है कि इसमें कंप्लीशन का सेंस आ गया। कंप्लीशन वाले स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हैव वगैरह कुछ नहीं लगा यहाँ पर, हैविंग ऊपर लगा था, वो परफेक्ट पार्टिसिपल कह रहे थे, सही था, लेकिन यहाँ पर तो कोई हैविंग लगा ही नहीं है, कोई हैव लगा ही नहीं है, लेकिन इसके सेंस में, इसके मीनिंग में कंप्लीशन आ गया, इसीलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह पढ़ाया जाता है। इसको इसीलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये स्टेट अवस्था तभी आएगी जब ये वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, टीचिंग वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो द स्टूडेंट बीइंग टॉट द लास्ट चैप्टर वेंट फॉर हॉलीडेज। अब अगर यहाँ पे आ जाए हम, तो यहाँ पे आप बीइंग रिटन लिखा हुआ देखा आपने बीइंग रिटन लिखा हुआ देखा, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे आप, हैविंग बीन रिटन, दोनों ही सही हैं, दोनों ही वैलिड हैं। बीइंग रिटन भी सही है, हैविंग बीन रिटन भी सही है, दोनों के दोनों क्या हो गए, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गए इस नाउन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई।
इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये हो गया नाउन और ये हो गया इसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए मैं जानता हूं कि एक ही, अभी तो हमने पहला सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया, पहले सेंटेंस के हम यहां तक ही कर पाए हैं अभी तक, और आधे घंटे का लेक्चर हो गया। मैं जानता हूं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो अप्रोच है, टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे इस अप्रोच पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। मुझे किसी किताब पे, आप चाहे इतनी मोटी किताब ले लो या इतनी मोटी किताब ले लो, अगर आप रूल रेगुलेशन से पढ़ रहे हैं वो आपकी चॉइस है, पढ़ते रहे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग उसी तरीके से पढ़ के भी अपनी जीवन में सफलता पा चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो अप्रोच सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके दिमाग से ऐसा रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपके दायरे से ऐसा रह ही जाएगा जो आपको जीवन भर परेशान करेगा। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपने अगर अपनी सोच को, अपनी समझ को बढ़ा दिया, तो फिर जो हमारे डिस्कशन के दायरे से रह जाएगा वहां पर भी आप खुद ही दिमाग लगा लोगे। समझ रहे हो सकता है कि कुछ रह जाए हमारे और आपके डिस्कशन के दायरे से, इस लेक्चर के दायरे से बाहर रह जाए, तो मैं आपके दिमाग को ही इतना डेवलप कर दूंगा, मैं आपको इतना सोचना, इतना समझना सिखा दूंगा, इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश के स्ट्रक्चर को लेकर मैं आपकी समझ इतनी बढ़ा दूंगा कि आप किसी नई सिचुएशन में अगर फंस भी गए तो अपना दिमाग लगा लोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये फायदा है इस अप्रोच के साथ, आप किसी पर आधारित नहीं रहेंगे, आप मुझ पे भी आधारित नहीं रहेंगे, आप स्वयं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो खुद एक्सप्लोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाइए। द बुक बीइंग रिटन, आगे लगा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा है सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गई नाउन, सिंपल हो गई एडजेक्टिव। अब ये क्या लगी हुई है, ये लगी हुई है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज आती है किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो इस प्रीपोजिशन ने क्या किया, इस प्रीपोजिशन ने इस नाउन फ्रेज को किससे जोड़ा, रिटन से जोड़ा, इस वर्ब से तो जोड़ा। तो अगर वर्ब से जोड़ा तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज अपने आप में क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। और किस तरह का एडवर्ब हो गई, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई। एक्चुअली में ये मैनर बताने के लिए आई है कि ये बुक कैसे लिखी हुई है, हाउ का रिप्लाई है, कैसे लिखी हुई है ये बुक, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। क्या मैनर यूज किया गया है, सिंपल लैंग्वेज को यूज किया गया है। ये हमें अपने मीनिंग से, अपने दिमाग से पता लगाना है। इज सुटेबल, लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब क्यों आती है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। सब्जेक्ट था हमारा ये, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, ये सुटेबल। कॉम्प्लीमेंट मैं फिर आपको बता दूं, नाउन हो सकते हैं। नाउन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन प्रोनाउन ही होता है, तो एक नाउन के लिए दूसरा नाउन यूज हो सकता है। भाई ताजमहल को कह सकते हो ना बिल्डिंग, मैं अगर आपके सामने लिखूं ताजमहल, द ताजमहल इज अ बिल्डिंग, तो आपने क्या किया, ये एक नाउन था, इस नाउन को दूसरा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, इस नाउन को आपने क्या किया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, सुटेबल एडजेक्टिव। एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते, मैं फिर से आपको बता दूं, एडवर्ब वो मैनर नहीं हो सकते, क्योंकि एडवर्ब वो मैनर जो है ढंग बताने के लिए आते हैं। एडवर्ब मैनर ढंग बताने के लिए आते हैं, मैनर बताने के लिए आते हैं। मैनर का मतलब ढंग, किस तरीके से किसी काम को किया गया। चूंकि एडवर्ब है इसलिए वो वर्ब के लिए इस्तेमाल होते हैं, और चूंकि एडवर्ब मैनर कहा जा रहा है तो वो बताते हैं वर्ब का मैनर, कि इस एक्शन को किस तरह से किया गया, या ये एक्शन खुद भी हुआ तो किस तरह से हुआ। लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एडजेक्टिव जुड़ गया सब्जेक्ट का, फोर लग गया प्रीपोजिशन, सुटेबल के साथ हम फोर लगाते हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये चिल्ड्रन नाउन। एज यहां पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ है, और ये जो एज कंजंक्शन है
ये भी दो कंटेक्स्ट में या दो मीनिंग के साथ यूज किया जाता है। मुख्यतः ये दो मीनिंग के साथ यूज किया जाता है। एक तो ये टाइम रिलेटेड कंजंक्शन होता है, टाइम के बारे में बताता है। दूसरा ये बताता है प्रॉपर रीजन को। जब ये टाइम रिलेटेड मीनिंग देता है तो ये ऑलमोस्ट व्हेन का मीनिंग देता है कि ये काम तभी हो रहा है जब लगभग ये चल रहा था या ये हो रहा था या ये हुआ। ऑलमोस्ट व्हेन का मीनिंग होता है। इसके ऊपर मैंने लेक्चर डाल रखा है कि एज किस तरह से टाइम कंजंक्शन की तरह काम करता है, क्या उसका मीनिंग होगा, किस तरह से वो यूज होगा। एज जब टाइम कंजंक्शन हो तो उसके ऊपर क्या चर्चा होनी चाहिए, इस पर मैंने पूरा लेक्चर डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। टेंस चैप्टर में टेंस प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। हालांकि ये प्रॉपर रीजन को बताने के लिए भी आता है। प्रॉपर का मतलब एग्जैक्ट या एक्चुअल रीजन। ये जो बात बोली गई है इसका रीजन क्या है। एस की जगह बिकॉज लगा लो, चाहे सेम मीनिंग है। ये जो बात बोली गई है, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। द बुक इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। इट हो गया नाउन, बुक के लिए तो भाई इट हो गया प्रोनाउन, बुक के लिए तो इट ही यूज करेंगे। कंटेन्स हो गई, इसको हटा देता हूं, इट हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कंटेन्स हो गई मेन वर्ब, सिंगुलर है तो एस लगाया हुआ है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन है तो अभी ट्रांजिटिव हो पाई। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ जाता है भैया उसका ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट कोई नाउन फ्रेज है। अब इस नाउन फ्रेज को देख लेते हैं। एडवाइसेस लिख रखा है भैया। एडवाइस जो है काउंटेबल तो है नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो एक तो इसमें एस नहीं आएगा। जब एस नहीं आ सकता, काउंटेबल नहीं है, तो मैनी भी नहीं आएगा। हालांकि ये नाउन और ये पे एडजेक्टिव हो गया था, तो यहां पर लगा देना चाहिए अ लॉट ऑफ। अब आप कहोगे कि सर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने मच क्यों नहीं लगाया। मच भी तो लगा सकते थे भैया। मच को प्रीफर किया जाता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में, या फिर मच के साथ कोई एडवर्ब लगा हो, जैसे टू मच लिख दो, सो मच लिख दो। ये हो गया डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब, और यहां पर कोई भी नाउन आ सकता है। इसी तरह से ये हो गया एडवर्ब, एडजेक्टिव। या तो अगर पॉजिटिव में लगा रहे हो, अफर्मेटिव में लगा रहे हो, तो ये लगाओ, ठीक है। ये जो मैनी वर्ड है, मैनी, ये काउंटेबल के साथ, मच अनकाउंटेबल के साथ, अ लॉट ऑफ जो है काउंटेबल के साथ भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में अ लॉट ऑफ प्रीफर किया जाता है। कुछ एक दो सिचुएशन ऐसी होती होंगी जहां पर ये यूज हो जाता होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी, वहां पर कुछ और कंटेक्स्ट और मीनिंग आता होगा। ऑलमोस्ट बोला मैंने। मच को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में प्रीफर करते हैं। अगर अफर्मेटिव में लगा रहे हैं तो उनके साथ एडवर्ब लगा होगा तो लगा भी सकते हैं। ये प्रेफरेंस है, ये मीनिंग जब हम देखते हैं लगा के चीज़ों का किन वर्ड्स के साथ क्या निकल के आता है तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया, यहाँ पर इसमें एरर है। आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। 42 When Anand reached the village, he found that reports about him preceded him. When कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है। आप देख के बता सकते हैं यहां पर किस तरह से यूज हो रहा है। एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। देखो अगर एडवर्ब की तरह यूज होगा तो या तो किसी वर्ब के लिए इस्तेमाल होगा या किसी एडवर्ब के लिए इस्तेमाल होगा। एक्चुअली में एडवर्ब के लिए नहीं, ये व्हेन वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। हो भी सकता है एडवर्ब के लिए,
मुझे कोई कंटेक्स्ट ध्यान नहीं आ रहा अभी फिलहाल। ये वर्ब के लिए एक्चुअली में जो एक वैन है ये टाइम बताने के लिए यूज होता है। अब ये टाइम बताने के लिए यूज होता है तो किसका टाइम बताता है? ये वर्ब का टाइम बताता है, इसलिए मैंने एडवर्ब हटा दिया यहां से। मुझे कोई कंटेक्स्ट ध्यान नहीं आ रहा जहां पर ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए यूज हो सके। एडवर्ब टाइम है, और टाइम किसका बताया जाता है? टाइम बताया जाता है वर्ब का या किसी एक्शन का, ठीक है। तो ये वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां तो कहीं वर्ब है नहीं। एक्चुअली में ये यहां पर नाउन लगा हुआ है। नाउन लगा हुआ है, ये लगी हुई है मेन वर्ब। मेन वर्ब एक्शन नेचर की है और ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, और ये नाउन क्या हो रहा है? सब्जेक्ट हो रहा है। अब यहां से दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, ही फाउंड दैट से। एक क्लोज हो गई ये क्लोज 1, एक क्लोज हो गई ये क्लोज 2। एक्चुअली में यहां तक नहीं है, पूरी क्लोज 2 है यहां तक। तो ये किस लिए लगा है? एडवर्ब है, कंजंक्शन है। अगर दो क्लोजेस लगी हैं तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए अगर हम किसी कंजंक्शन को लगा रहे हैं, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए अगर हम किसी अगर हम वैन को लगा रहे हैं तो इट मीन्स वो कंजंक्शन है। और कंजंक्शन है तब भी वो रेफरेंस टाइम कह देता है। देखो टाइमलाइन पर चलते हैं, टेंस को समझने के लिए मैं ले चलता हूं आपको टाइमलाइन पर। ये टाइमलाइन है, जैसे नंबर लाइन होती है वैसे ही मैं टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं। ये हो गया रिपोर्ट टाइम। रिपोर्ट टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया, या जिस टाइम पे आपने सेंटेंस को किसी से कहा। ये जो रिपोर्ट टाइम होता है, ये जो पॉइंट होता है, बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम होता है। केवल यही एक सेकंड या एक पॉइंट प्रेजेंट का टाइम है। इससे एक सेकंड पहले भी सारा पास्ट होता है, इससे एक सेकंड बाद भी सारा का सारा फ्यूचर ही होता है, अगर हम टेक्निकली स्ट्रिक्टली अगर हम वर्ड्स के मीनिंग को देखें तो, ठीक है। अब उसने क्या कहा? वैन आनंद रीच द विलेज। रीच का मतलब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाला एक्शन वो एक्शन होता है जो पास्ट में किसी पॉइंट पर हुआ होगा। पास्ट में किसी पॉइंट पर हुआ होगा ये एक्शन, तभी तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। अगर ये आनंद रीच द विलेज के द्वारा किसी टाइम को रिफर किया जा रहा है तो वो कौन सा टाइम होगा? हमने कहा व्हेन आनंद रीच द विलेज, और हमें पता है रीच का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि ये एक्शन पास्ट में कभी हुआ होगा। तो व्हेन से अगर इस एक्शन को, व्हेन अगर इस एक्शन वाली क्लोज को जोड़ रहा है या व्हेन इस टाइम को रिफर कर रहा है तो पास्ट के टाइम को ही तो रिफर कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की है, पास्ट को रिफर कर रही है। तो व्हेन इसी को तो रिफर करने के लिए लगाया गया है। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये पूरा का पूरा पास्ट ही है, इससे पीछे को सारा पास्ट है पूरा। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है व्हेन आनंद, हमें पता नहीं, हमने मान लिया व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, ठीक है। व्हेन आनंद रीच द विलेज, तो जब आनंद ने ये वाली एक्टिविटी की है, ये वाला एक्शन जब हुआ, उसी पॉइंट पर कौन सा एक्शन हुआ? फाउंड वाला। ये फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब होता है पाना, खोजना, टू गेट समथिंग, ऐसे ही कुछ होता होगा। एक वर्ब होती है फाउंड, इसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश समथिंग, किसी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना है, किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, ओके। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड। फाउंडेड, इसका लिख लेना है आपको, टू एस्टैब्लिश, और इसका मतलब होता है टू गेट। टू गेट सडनली, कुछ मिल जाना, कुछ पाना, इस टाइप का हो गया। टू एस्टैब्लिश, इस वाले का फाउंड का मतलब एस्टैब्लिश। फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है। फाउंडेशन इसी से बनाया, फाउंडेशन जो आप लिखते हो, फाउंडेशन, फाउंडेशन इसी से बना है। तो
यहां पर ये कहा जा रहा है कि जब आनंद ने ये वाली एक्टिविटी की तब उसने ये वाली उसी पॉइंट पर ये फाउंड वाली एक्टिविटी हुई। ठीक है, यानी कि ये अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसी पॉइंट पर अगर ये वाला एक्शन हुआ तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। सही लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो फाउंड है मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव है। एक्शन में भी इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ट्रांजिटिव भी, लेकिन ये जो है ये ट्रांजिटिव नेचर की है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रांजिटिव नेचर की अगर वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब का मतलब है ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब का मतलब है ऑब्जेक्ट। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? ये डैट है क्या इसका ऑब्जेक्ट? भैया डैट तो फिर एक कंजंक्शन आ गया, और ये कंजंक्शन इसलिए आ गया क्योंकि अब इस वाली ही फाउंड वाली क्लोज को ये क्लोज ही कही जाएगी भैया। सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लोज कहा जाता है। ठीक है, तो इस वाली क्लोज को क्लोज ए, और रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड हिम, क्योंकि ये भी एक मेन वर्ब है और रिपोर्ट्स इसका सब्जेक्ट हो रही है। अभी आ रहे हैं उस क्लोज पे, तो एक क्लोज ये हो गई, एक क्लोज ये हो गई। इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए लगा है डैट कंजंक्शन। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? डैट तो है नहीं, डैट तो कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। एक्चुअली में इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये सारा ही है, डैट के बाद लिखा हुआ सारा। यही तो फाउंड किया उसने फाउंड क्या किया? ही फाउंड व्हाट? डैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड हिम। तो व्हाट का रिप्लाई क्या है? व्हाट का रिप्लाई है ये पूरी क्लोज। ये व्हाट का रिप्लाई ही ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो जो चीज उसने फाउंड की वो आगे लिखी हुई है, अब उस पर चलते हैं। ये कंजंक्शन लग गया। रिपोर्ट्स हो गई नाउन, प्लूरल है, काउंटेबल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट हिम दा लिख देता तो और ज्यादा सही होता। यहां पे दा लिख देता तो ज्यादा सही होता, क्योंकि क्यों कह रहा हूं मैं, यहां पे प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज आती क्यों है? प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में किसी भी एलिमेंट से जुड़ने के लिए आती है। या यूं कहिए कि प्रीपोजिशन अपने बाद लिखे हुए नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ते हैं, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाती है। यहाँ क्या बन रही है? यहाँ इस रिपोर्ट्स के बारे में बता रही है। कौन सी वाली रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम? अबाउट हिम। तो अगर ये इस नाउन के बारे में बता रही है तो इसने नाउन को डेफिनेट कर दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर दा लगाना ज्यादा सही लगेगा। द रिपोर्ट्स अबाउट हिम। एक गलती तो ये हो गई। अब देखो ये जो वर्ब है ये भी इसने सेकंड फॉर्म में यूज की हुई है। देखो ये जो फाउंड है इसका मतलब है, फाउंड का मतलब है यहां पर कुछ पाना, कुछ सर्च करना, कुछ डिस्कवर करना। कुछ था, कोई सिचुएशन थी या कोई फैक्ट था आपसे छुपा हुआ था, आपको वो मिल गया, आपने वो खोज लिया, उसको कहते हैं फाउंड। अब फाउंड का मतलब है यहां पर, फाइंड का मतलब है यहां पर टू डिस्कवर या टू सर्च, ठीक है, या टू गेट समथिंग। लेकिन जो बात उसने फाउंड की वो हो तो पहले गई होगी। अगर उसने इस पॉइंट पर फाउंड किया कि रिपोर्ट्स अबाउट हिम, द रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड हिम, तो ये जो प्रोसीड जो वर्ब है, ये जो वर्ब लगा रखी है आपने प्रोसीड, ये तो फाउंड से पहले हो गई होगी। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है और प्रोसीड वाली जो वर्ब है ये इस पॉइंट से पहले हो गई होगी, तो इसको तो परफेक्ट में बनाना चाहिए। इसको बनाना चाहिए हैड प्रोसीडेड। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखवाऊं, एक सेंटेंस ये समझिए जरा, कोई बात नहीं लेक्चर लंबा हो रहा है, होने दो, मैं रेडी हूं, आप भी तैयार रहो। लेकिन चीज ऐसे समझो कि एक बार समझने के बाद जीवन में दोबारा कभी उसमें समस्या ना आए। मैंने लिखा सी फाउंड दैट शी लॉस्ट हर मनी। ये अगर टाइमलाइन है और ये है आपका वो पॉइंट जब आपने रिपोर्ट किया इस सेंटेंस को, और बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है। यहां इस पॉइंट पर उसने फाउंड किया,
फाउंड वाली एक्टिविटी यहाँ हुई। तो फाउंड तो किसी ऐसी चीज को ही क्या होगा ना जो पहले हो गई होगी, तो यानी कि ये वाला जो एक्शन है ये फाउंड से पहले हो गया। तो अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हो तो ये हुआ पास्ट ऑफ पास्ट का एक्शन, यानी कि पास्ट से भी पहले का एक्शन। और चूंकि ये पहले का हुआ तो ये कंप्लीट हो गया होगा, और अगर ये कंप्लीट हो गया होगा तो इसमें कंप्लीशन दिखाना चाहिए, तो लोस्ट नहीं फिर हैड लोस्ट लिखना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे हैड प्रोसीडेड कर दो, यहां पे क्या कर दो, हैड प्रोसीडेड कर दो। तो एक गलती यहां हो गई इसकी, एक गलती वहां हो गई। 42 हो गया हमारा, 43 पे चलते हैं। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन और एक्शंस। सक्सेस हो गई नाउन और हो गया डिटर्मिनर। एक्चुअली में ये किस तरह का डिटर्मिनर है, पॉजिटिव डिटर्मिनर। वी, अस और आवर्स, ये जो प्रोनाउन होते हैं ना भैया, इनके केस होते हैं। ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया डिटर्मिनर, पॉजिटिव डिटर्मिनर। पॉजिटिव डिटर्मिनर ऐसा डिटर्मिनर जो पोजेशन दिखाए। ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे कर रहा हो, पोजेशन दिखाए। तो ये हो गया डिटर्मिनर। सक्सेस, किसकी सक्सेस, आवर सक्सेस, तो पोजेशन बता रहा है ना कि हमारी सक्सेस की बात हो रही है। तो आवर सक्सेस हो गया नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। अब आगे लगा है कंजंक्शन, और ये जो कंजंक्शन लगा है और ये है भैया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो कोऑर्डर या सेम ऑर्डर, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। मतलब नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे, एडवर्ब को एडवर्ब से, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट, जो ऑर्डर में समान हो, जो एक ही प्लेस पे हो, एक ही स्थान पे हो। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं ये, फैन बॉयज, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो, ये होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम ऑर्डर की, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। ये वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। तो कंजंक्शन अगर यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है, यहां पर अगर नाउन फ्रेज है तो यहां पर भी नाउन फ्रेज होनी चाहिए। तो नाउन फ्रेज तो लिखी है, ये नाउन लिखा है, ये डिटर्मिनर लिखा है। लार्जली डिपेंड, डिपेंड हो गई मेन वर्ब, मेन वर्ब एक्शन नेचर की है, लिंकिंग तो है नहीं, हालांकि इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव नेचर की है। इंट्रांजिटिव नेचर की है तो आगे ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, लिखा भी नहीं है। लार्जली क्या है, लार्जली है एडवर्ब, इसके लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री है एक्चुअली में। ठीक है, कितना डिपेंड करती है, पार्शियली डिपेंड करती है, कंप्लीटली डिपेंड करती है, लार्जली डिपेंड करती है। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड। अब देखो, ये जो और कंजंक्शन है, अगर इससे दो नाउन को जोड़ा जा रहा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा या प्लूरल, सिंगुलर रहेगा या प्लूरल। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पर सिंगुलर है, यहां पर भी सिंगुलर है, तब तो सब्जेक्ट, ओवरऑल सब्जेक्ट सिंगुलर ही हो गया, जैसा कि यहां पर हो रहा है। सक्सेस भी सिंगुलर है, फेलियर भी सिंगुलर है, तो डिपेंड की जगह आप कर देंगे डिपेंड्स को। लेकिन अगर इनमें से एक भी प्लूरल हो रहा है, या तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, या फिर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है,
तो जो बाद वाला है, जो और के बाद लिखा हुआ है, उस पे फोकस रहेगा। उसके हिसाब से अगर यहां पे हो जाता फेलियर्स, तो वहां पे डिपेंड ही सही रहता। ठीक है, इसको मैं फिर से बता देता हूं। अगर दोनों ही सिंगुलर हैं, दोनों ही सिंगुलर नाउन को जोड़ने के लिए और यूज किया जा रहा है, तो जो ओवरऑल सब्जेक्ट यूज करेंगे या यहाँ पर जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे, क्योंकि और जो है ना ऑल्टरनेट को बताता है, या तो इसको लो या इसको लो, एक बार में एक ही को लो, या तो सक्सेस को सब्जेक्ट की तरह लो या फेलियर को लो, एक बार में एक ही को लो। तो दोनों सिंगुलर है तो यहाँ पर तो सिंगुलर ही रहना है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्लूरल हो तो फिर बाद वाले को प्रीफरेंस देते हैं, क्योंकि बाद वाला वर्ब के पास है, और वर्ब ये लिखने का तरीका है, क्योंकि जो भी स्पीकर हो, जो भी लिसनर होगा वो सुनेगा बाद में ये वाली, ठीक है, ये बाद में सुनेगा वो, और वर्ब इसके करीब है तो इसको प्रीफर किया जाता है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगी, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगी। ठीक है, वर्ब प्लूरल की तरह आएगी। इतनी बात समझ लो कि अगर ये दोनों में से अगर कोई भी एक प्लूरल है तो बाद वाले को देखा जाता है। इसको छोड़ दो, इसको देखो, डिपेंड्स अपॉन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन और फिर से पजेसिव डिटरमिनर। एक्शन काउंटेबल हो सकता है इसलिए उसके साथ एस ठीक है। ये हो गया 43। 44, द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ठीक है, मैन हो गया नाउन, पुअर हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल, पूरी हो गई नाउन फ्रेज। ऑब्जेक्ट तो बनेगी नहीं, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बनेगी। अभी तो बताया ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश में या तो ट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं या प्रीपोजिशन के होते हैं, वो इससे पहले लगी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट भी लिंकिंग वर्ब का होता है, वो भी इससे पहले लगा नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट ही है फिर तो। पॉइजन मेन वर्ब हो गई, लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है, एक्शन नेचर की है, किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्शन नेचर की है तो उसमें भी ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है भैया, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगी। कैसे पता चला ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, कि पॉइजन अगर किया होगा तो किसी को तो किया ही होगा, किसको किया है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ये नहीं है, पूरा ही है। एंड कंजंक्शन से फिर से दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब यहां पर गलती इसने ये कर दी कि ये जो हिम लगाया हुआ है इसने, ये लगाया हुआ किसके लिए है भाई, हिम तो उसने अपने लिए लगाया हुआ है, द पुअर मैन। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं अगर पुअर मैन को मैं किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करूं तो ही तो लिखूंगा। पुअर मैन को अगर मैं किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करूं तो मैं क्या लिखूंगा, ही लिखूंगा। ही पॉइजन हिम, इसे लिख के देखो जरा, ही पॉइजन हिम या ही पॉइजन हिमसेल्फ। एक्चुअली में जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट वही पर्सन हो जो सब्जेक्ट है, जब ट्रांजिटिव वर्ब का अगर यहां पे सी लिखा जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, ही लिखा है। अगर यहां पे दे लिख देते, यू लिख देते, वी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब ही लिखा है, जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट वही पर्सन हो जो सब्जेक्ट है, तो ये केस हो गया रिफ्लेक्शन का। क्योंकि जो भी इफेक्ट, मैंने क्या कहा, ट्रांजिटिव वर्ब में एक ट्रांजिशन वाला इफेक्ट है, उसको वो इफेक्ट ट्रांसफर करना है
किस पे? ऑब्जेक्ट पे, इसलिए वो ट्रांजिटिव है, इसीलिए वो उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो इफेक्ट है वो किस पे ट्रांसफर हुआ? सब्जेक्ट पे तो ट्रांसफर हुआ। तो ये तो चीज, ये जो एग्जाम्पल हो गया या ये जो कंटेक्स्ट हो गया, ये कंटेक्स्ट हो गया रिफ्लेक्शन का। आपने कोई चीज फेंकी, वो आपको आके लग गई, रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमें लगाना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट वही पर्सन है जो कि सब्जेक्ट है, तो ये है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन अगर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना चाहिए, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, ये सही लगा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। देखो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया गया, हालांकि यहां पर प्रोनाउन है और यहां पर नाउन है, लेकिन है दोनों ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों ही सेम फंक्शन में है। चिल्ड्रन हो गया नाउन, ऑन हो गया एडजेक्टिव, हिज हो गया डिटर्मिनर। ये गलती है यहां पर, इसको हटा देते हैं, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। 44 हो गया, 45। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। सिंपल सेंटेंस है, देख लेते हैं। ये हो गया प्रोनाउन। अब ये जो इट है ना, जब प्रोनाउन होता है तो किसी थिंग्स को भी रिफर करता है, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से मतलब है, देखो जब थिंग्स को रिफर करेगा तो बुक की जगह आप इट लिख दो, आई हैव अ बुक, इट इज वेरी कॉस्टली। अब दोबारा मैंने बुक के लिए जो है इट यूज कर दिया, जब दूसरे सेंटेंस में मुझे बुक को रिफर करना था तो मैंने इट प्रोनाउन को यूज कर दिया। तो ये यूज तो आपको इसका पता ही है। इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो जाता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब है किसी सिचुएशन को, किसी इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कुछ सेंटेंस में लिखा हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इट यूज हो जाता है, तभी उसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। या कुछ लोग कह देते हैं डमी सब्जेक्ट, कि रियल सब्जेक्ट नहीं है, डमी सब्जेक्ट है, दिखाने के लिए रखा हुआ है क्योंकि हमें सब्जेक्ट की जरूरत थी। तो यहां पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट लगा हुआ है, वाज लगी हुई है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब भी होती है भैया, और अगर लिंकिंग वर्ब लगी है तो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट फ्रेजल कह रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन फ्रेज हो सकती है। इन 2006 क्या लगा है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन, उसका ऑब्जेक्ट। 2006 एक नाउन ही है, नंबर के रूप में लिखा हुआ है। अगर आपके सामने लिखा होता 2006 तो आप तुरंत कह देते नाउन है। अब आगे लिखा हुआ है डैट कंजंक्शन। देखो इट को हमने क्यों लगाया हुआ है? इट को लगाया हुआ है हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, मतलब हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया है। जो चीज हमने इंट्रोड्यूस की है अब हमें वो आगे सेंटेंस में बतानी पड़ेगी कि हमने इट किसके लिए यूज किया है। अगर हम सेंटेंस को यहां छोड़ दें, अगर हम यहां छोड़ दें इट वाज इन 2006, तो क्या ये सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहा है? इट वाज इन 2006 आप जिसको भी बोलोगे, क्या उसको एक कंप्लीट मीनिंग चला गया? नहीं गया, एक अधूरा मीनिंग है। अब वो पूछेगा इट क्या है, व्हाट इज इट। ये जो आप कह रहे हो इट वाज इन 2006, ये जो इट है ये क्या है, व्हाट इज इट, है ना।
क्योंकि ये बोलने से कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं होता है, क्योंकि हमने एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर दिया और ये बताया नहीं कि हमने किसके लिए यूज किया है। या तो सुनने वाला तुम्हारा भाई बंधु हो, उसको पहले से पता हो कि ये किसके लिए इट यूज किया जा रहा है, या फिर कन्वर्सेशन आपका उसका पहले से चल रहा हो और फेमिलियर हो, कंटेक्स्ट से हो, तो उसको अगर पता है कि हाँ इट इस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हो, किसी को कन्वे कर रहे हो इट वाज इन 2006, तो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं गया, एक क्वेश्चन मार्क बना उसके दिमाग में कि इट क्या है, इट किसके लिए यूज किया गया, व्हाट इज इट। इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए, या यूं कहिए कि इस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए ही लिखी जाती है ये डेट क्लोज। डेट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। डेट कंजंक्शन हो गया, चूंकि दो क्लोज थी, जोड़ना जरूरी था, कई बार वो इन्फिनेटिव से भी जोड़ देता है, उस तरह के सेंटेंस आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। और इतने सारे सेंटेंस है, इतने सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कॉमन एरर इतनी है, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है इतने सारे, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, जब पूरी करंट पब्लिकेशन करेंगे तो लगभग हर तरह का सेंटेंस, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ ही जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कंजंक्शन लगा दिया गया है डेट जोड़ने के लिए। वी हो गया प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह। फर्स्ट फ्लू, फ्लू हो गई मेन वर्ब, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्शन है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात होती है, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट हो गया एडवर्ब। यहां पर जो फर्स्ट है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, वैसे ये डिटर्मिनर की तरह भी काम कर देता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, डिटर्मिनर की भी तरह काम करता है, लेकिन यहां पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। और यहां पर इसका मीनिंग है कि पहली बार कुछ किया गया, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेज में देखो, ये वाला जो फर्स्ट है ये डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया है। फॉर द फर्स्ट टाइम यहां लिख दो, ठीक है। अब यहां पर इस फ्रेज में फर्स्ट डिटर्मिनर है, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट लगा है ये इस वर्ब के लिए आया है, एडवर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, टू द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है, और चूंकि ये फेडरेशन है तो फेडरेशन के नाम के आगे द लगाया जाता है, ठीक है, द यूएसए, द यूके, ठीक है, इस तरह से लगा के चलेंगे फेडरेशन के नाम के आगे। फेडरेशन का मतलब पता है ना, अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर, अलग अलग सब नेशंस को मिलाकर जब एक नेशन बनता है। यूनाइटेड स्टेट इसीलिए तो बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स को यूनाइट किया गया है। यूनाइटेड किंगडम इसीलिए तो बोला जा रहा है, बहुत सारे किंगडम को यूनाइट किया गया है, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, तो इनके नाम के आगे दा लगाया जाता है क्योंकि ये फेडरेशन है, स्पेसिफिक कर दिया जाता है थोड़ा इनको, टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, मुझे तो इसमें कोई गलती लग नहीं रही है। देखो ये जो फ्लू है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो होना नहीं था, इसलिए हमने, अगर हमें बताना था कि कहाँ को गए, क्या डेस्टिनी थी उनकी, तो वो जो डेस्टिनी थी वो एक नाउन था, तो उस नाउन को लिखने के लिए हमें टू लगाना पड़ा। टू प्रीपोजिशन डेस्टिनी को बताने के लिए लिखा जाता है। डेस्टिनी मतलब लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ जर्नी, लास्ट पॉइंट ऑफ मूवमेंट। मुझे कोई गलती नहीं लगी, लेकिन इन्होंने जो है गड़बड़ दे रखी है, इन्होंने ये कह रखा है कि ये डेट की जगह वैन लिखो, ये कुछ भी कह देते हैं भैया। चलो इनकी बात को समझा देता हूँ, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये कुछ भी कह देते हैं, मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। देखो, चाहे किसी बुक में लिखा हो, चाहे किसी इंटरनेट वेबसाइट पर लिखा हो, चाहे कोई भी आपसे कहे, चाहे मैं आपसे कहूँ, आप किसी चीज़ को सही तभी मानना जब आपके दिमाग को वो सही लगे, लॉजिकल लगे, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा हो रहा है इसलिए हो रहा है, तभी आप उसको सही मानना। वरना किसी भी किताब में लिखी हो, किसी भी वेबसाइट पर हो, कोई भी कहे, आप उसको सही मत मानना। मैं आपसे जो भी कहता हूँ
मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका मतलब ये है, हवाबाजी नहीं हो रही है यहाँ। चलो यहाँ आ जाते हैं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट वॉज 15 अगस्त 1947 that India got independent। इसको ना थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, पूरा मुझे एक बार में चाहिए। इट वॉज 15 अगस्त 1947 that India got independent। It was on 15 August 1947 that India got independent। independent। यहाँ पर ऑप्शन में वैन भी है, यहाँ पर भी ऑप्शन में वैन है। इन्होंने वैन लगा रखा है, किरण पब्लिकेशन वालों ने। बच्चे मुझसे इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे, यही बताया था मैंने उन्हें भी जो आपको बताने वाला हूँ। दोनों सेंटेंस को पढ़ के देखो, डैट लगा के देखो और वैन लगा के देखो। इस डैट की जगह वैन लगा के देखो, ऊपर भी नीचे भी। It was 15 August 1947 when India got independent। It was on 15 August 1947 when India got independent। देखो यहाँ पर तो वैन आएगा, डैट नहीं आएगा, और यहाँ पर डैट आएगा, वैन नहीं आएगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्या डिफरेंस है? क्या कंटेक्स्ट में डिफरेंस है? क्या स्ट्रक्चर है? क्या मीनिंग है? अगर ये समझना है ना तो मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पर ये जो इट है, जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाया है, इसको आगे इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा। चलो कर देंगे, लेकिन अभी आप ये सोचो कि ये सब्जेक्ट है और ये लिंकिंग वर्ब है और ये लिखा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट। यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक डेट लिखी हुई है, यानी कि एक टाइम लिखा हुआ है। अब ये टाइम के लिए लगा, अब यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक टाइम है। इट मींस ये लगाया गया है एक टाइम के लिए, और अगर ये एक टाइम के लिए लगाया गया है तो उस टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें वैन क्लोज लगानी चाहिए। भैया टाइम को बताने के लिए वैन क्लोज लगानी चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखें तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ये तो सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस कर देंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ये कोई टाइम नहीं है। अरे सर ये क्या बोल दिया? ये टाइम कॉम्प्लीमेंट जो लिखा हुआ है वो केवल 15 अगस्त 1947 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑन 15 अगस्त 1947 कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑन 15 अगस्त 1947 अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये टाइम नहीं है, इस टाइम पर कुछ इवेंट हुआ है, वो इवेंट कॉम्प्लीमेंट है। सी द डिफरेंस? यहां पर ये टाइम ही इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब जो इट है वो टाइम के लिए लगाया गया है। लेकिन यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये टाइम नहीं है, इस टाइम पर, इस तारीख को कुछ हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, कोई फिनोमिना हुआ है, कोई प्रोसेस हुई है। वो इवेंट इस टाइम पर, इस 15 अगस्त 1947 पर कोई फिनोमिना, कोई इवेंट हुआ है, वो इवेंट इसका कॉम्प्लीमेंट है इट का। तो अगर इट का कॉम्प्लीमेंट वो इवेंट है तो इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इवेंट को बताने के लिए तो मैं डैट क्लोज लगानी चाहिए, वैन क्लोज क्यों लगा रहे हो? ठीक है, तो यहां पर ये इसी चीज को नहीं पहचान पाए। ऊपर वैन आएगा, नीचे लेकिन डैट आएगा। ऊपर क्योंकि हमें टाइम बताना था, नीचे हमें एक इवेंट के बारे में बताना था। यहां पर ये जो इट लगाया गया है ना भैया, ये एक्चुअली में इस इवेंट के लिए लगाया गया है। इट वॉज ऑन 15 अगस्त 1947 दैट इंडिया गोट इंडिपेंडेंट। ये इसको चलो ठीक है, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो लो अब आ जाएगा।
डैट का सीन हटा दो, इट का सीन हटा दो। मैंने लिखा इंडिया गोट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऐसे बंद कर दिया मैंने, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये जो पूरी की पूरी क्लोज हो गई, नाउन क्लोज, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नाउन क्लोज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इंडिया गोट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, यही तो है। इस चीज को यहां कर सकते थे क्या हम, इंडिया गोट इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक वैन क्लोज थी, और वैन क्लोज एडवर्ब ऑफ टाइम होती है भैया। वैन क्लोज, हालांकि वैन क्लोज तो उसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें वैन लगा है, लेकिन वैन आता क्यों है, टाइम बताने के लिए आता है। किसका, वर्ब का। वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब, और चूंकि वर्ब का टाइम बता रहा है तो एडवर्ब टाइम। तो वैन क्लोज जो होती है उसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज, एडवर्ब टाइम क्लोज। अब चूंकि ये एडवर्ब टाइम क्लोज थी तो हमने इसको एडवर्ब टाइम क्लोज को बना क्या दिया, हमने इस एडवर्ब टाइम क्लोज को बना दिया सब्जेक्ट। इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को उसमें एडजस्ट ही नहीं कर पाए। अब हमें फिर से यहाँ पे ऑन लगाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर ऑन लगा सकते थे, या यहाँ पर ऑन लगा सकते थे जब वैन लगा रहे थे, तो ये चीज जो है समझ ही नहीं पाए। अब ज़्यादा मैं किसी को डिफेम नहीं करूँगा, पता चला मेरे पास, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, एजुकेटर ही तो हैं हम सब। तो जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है इन, देखो दोबारा दिखा देता हूँ क्लियर वे में। यहाँ पर लगा हुआ है इन, तो टाइम इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उस ईयर में कुछ हुआ है, उस ईयर में कुछ हुआ है, इन 2006 में कुछ हुआ है, वो जो हुआ है वो इवेंट इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो डेट क्लोज तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। 46 द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। चिल्ड्रन हो गया नाउन, ये हो गया आर्टिकल या डिटर्मिनर, कुछ भी कह लो। देखो ये भी एक नाउन है, लेकिन ये जो नाउन है इसको बोला जाता है पजेशन। पजस का मतलब होता है टू पजस समथिंग, का मतलब होता है टू हैव समथिंग, कुछ रखना अपने पास, किसी चीज को मालिकाना रूप से रखना, ठीक है। टू ऑन समथिंग, ऑन का मतलब ऑन से ही बना है ऑनर, मालिक की तरह किसी चीज को अपने पास रखना, या मालिक की तरह एज ए ऑनर कोई चीज तुम्हारे पास होना। द चिल्ड्रंस डॉग, ये क्या हो गया, पजेशन, और ये हो गया पजेसिव नाउन, ये हो गया पजेसिव। ये इनको कहने का तरीका है। अब ये जो आर्टिकल लगाया जाता है, ये जो आर्टिकल या डिटर्मिनर लगाया जाता है, यहाँ पर कोई और डिटर्मिनर भी हो सकता था, यहाँ पर आर्टिकल लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और डिटर्मिनर भी हो सकता था। तो ये जो आर्टिकल या डिटर्मिनर लगाया जाता है, ये इस वाले नाउन के लिए लगाया जाता है, इस वाले नाउन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये बात यहाँ पर ध्यान रख के चलेंगे। अपोस्ट्रोफियस लगा दिया, प्लूरल हो रहा है, द चिल्ड्रंस डॉग। लेकिन जो नाउन, जो सब्जेक्ट बनेगा वो यही वाला नाउन बनेगा। ओके, ध्यान रखना, ये जो डिटर्मिनर है, ये जो आर्टिकल यहां पर लगेगा वो इस वाले नाउन के लिए लगेगा, लेकिन जो सेंटेंस में जो वर्ब होगी आगे, उस वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा वो ये वाला नाउन बनेगा, पोजीशन वाला। लेकिन यहां पर क्या लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। क्वाइटली क्या लगा है, क्वाइटली लगा है एडवर्ब ऑफ मैनर,
बताने के लिए ये जो एडवर्ब मैनर होते हैं ये सारे के सारे हाउ का रिप्लाई होते हैं, बताने के लिए कि वो ये जो स्लीपिंग वाली एक्टिविटी है ये कैसे हुई इन ए क्वाइट मैनर। क्वाइटली बना है क्वाइट से, क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट का क्वाइट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है विदाउट मेकिंग नॉइज, है ना। तो क्वाइट, क्वाइट, सॉरी क्वाइट नहीं बोलना, इसको क्वाइट बोलना। क्वाइट एडजेक्टिव है, क्वाइटली। एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन हम नॉर्थ इंडिया वालों की लगभग लगभग सभी की खराब रहती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कभी समय मिलेगा तो प्रोनाउंसिएशन भी सही कर लेंगे। अभी ग्रामर सही कर लेते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही आती है। क्वाइट हो गया एडजेक्टिव, क्वाइटली एडवर्ब है, इन ए क्वाइट मैनर, और ये आया किसके लिए, इसके लिए, इस वर्ब का मैनर बताने के लिए, ढंग बताने के लिए। इन हो गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन फ्रेज। फिर से ये पजेशन नाउन हो गया, ये पजेसिव नाउन हो गया, दियर इसके लिए डिटर्मिनर लग गया, ये आ गया। ओके, और ये जो पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हो रही है वेयर का रिप्लाई, कि ये वाली जो एक्टिविटी है ये कहाँ हुई, इन दियर्स अंकल्स हाउस, वेयर का रिप्लाई। तो ये वेयर खुद एडवर्ब प्लेस है, ये भी क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया 46, नो एरर है, कोई गलती नहीं है। 47, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ही है। आर हो गई लिंकिंग वर्ब, उसके बाद आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया है नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते, लिख के ऐसे काट देना। अदर एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकते हैं अगर वो लॉजिकल और मीनिंगफुल हो। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती हैं, लॉजिकल और मीनिंगफुल होनी चाहिए। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बन रहा है नाउन या नाउन फ्रेज। तो प्रोनाउन के लिए नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, भाई प्रोनाउन नाउन के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, तो नाउन भी उसका कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। यहाँ लगाया हु। अब ये जो हु है ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन में भी ये दो तरीके के फंक्शन में होता है, एक तो ये इंटेरोगेटिव फंक्शन में होता है, इंटेरोगेट करने के लिए, इंटेरोगेटिव नेचर का प्रोनाउन होता है। दूसरा होता है ये रिलेटिव नेचर का, रिलेट करने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये तब होता है जब ये इंटेरोगेट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं लिखूं हु आर यू, सिंपल सेंटेंस लिख दिया मैंने, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेट ही तो कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन ये जब होता है जब ये रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है, और रिलेट करता है किसको है, रिलेट करता है अपने एंटीसीडेंट को। अपना एंटीसीडेंट मतलब जो इससे पहले लिखा हुआ वर्ड है, जो इससे पहले लिखा हुआ नाउन प्रोनाउन है, उस एंटीसीडेंट को रिलेट करता है ये इस वाली क्लोज में। और इस वाली क्लोज में कैसे रिलेट करता है, इस वाली क्लोज में ये जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, या तो इसका सब्जेक्ट बना देगा या ऑब्जेक्ट बना देगा। वो जरूरत के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हु नहीं रहेगा, फिर ये हुम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये मेन वर्ब लिखी हुई है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट, सॉरी ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है भैया, ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी, ये मेन वर्ब है, स्पॉइल्ड मेन वर्ब है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब लिखी हुई है। अब मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। देखा नहीं मैंने आगे को सेंटेंस, यहीं पे मैं डिस्कस करने लगा। हो जाती है, ह्यूमन एरर है। हु, अब इस वर्ब को, स्पॉइल्ड वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट तो है ही, अब इसे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो हु यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट तो है, हटा देता हूं थोड़ा सा, यहां पर ये सब्जेक्ट तो है,
लेकिन आप इसको बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। एक्चुअली में इसका सिंगुलर या प्लूरल कुछ नहीं होता, या यूं कहिए कि इसका सिंगुलर और प्लूरल होना डिपेंड करता है उस एंटीसीडेंट पे जिसके लिए यूज हुआ है। भैया एक्चुअली में ये एंटीसीडेंट इस वर्ब का सब्जेक्ट होना था, इस वर्ब, ये जो वर्ब फ्रेज है इसका सब्जेक्ट ये एंटीसीडेंट होना था, लेकिन ये एंटीसीडेंट बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट। द मैन उसका सब्जेक्ट होना चाहिए था हमारे मीनिंग के हिसाब से, लेकिन ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब इसको तो उसका सब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो हमने बीच में ये इंट्रोड्यूस किया है ही हु को, जो कि कंजंक्शन का भी काम कर देगा और प्रोनाउन का भी काम कर देगा। अब ये रिलेट कर रहा है इसको उस क्लोज में, इस द मैन को, इस एंटीसीडेंट को उस क्लोज में रिलेट कर रहा है। तो ये जो हु है इसका सिंगुलर या प्लूरल होना इस एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस एंटीसीडेंट के मीनिंग को या इस एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए ही इसे लिखा गया है। ये इस एंटीसीडेंट का एक नया अवतार है, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर ये मैन सिंगुलर है तो इस हु को भी सिंगुलर ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये मैन सिंगुलर है तो ये हु भी सिंगुलर ही हो गया, तो यहाँ पर हैव नहीं हैज आना चाहिए, हैज आना चाहिए। ठीक है। 47 48 पे चलते हैं। जॉन, आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। जॉन, आई एंड हैरी, देखो ये लिखने का तरीका नहीं है। एक्चुअली में जब हम प्रोनाउन या नाउन को इस तरह से लिखते हैं कॉम्बिनेशन में एंड कंजंक्शन से जोड़ के, तो हम जैसे हम लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं ना, उसी वे में वही ऑर्डर इनका रहता है। कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना, उसको एक लिखने का एक मैनर भी होता है। कई बार उतने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको पकड़ में नहीं आएंगे जितना कि आपको लगेगा कि यार ये तो कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो बल्कि मैनर है, कि लोगों को लगा होगा कि ऐसे करना इतना मैनरेबल नहीं है, ये ज़्यादा मैनरेबल है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलने और सुनने में, तो वो ये करने लग गए। ये एग्जाम्पल जो है मेरे सर ने मुझे दिया था जब मैं 11वीं क्लास में था शायद। मान लो कि आपके घर कोई गेस्ट आए, 2 या 3 गेस्ट आए, तो आप उनको अगर चाय नाश्ता सामने रखा हुआ है तो आप उनको कैसे बोलते हैं, खाने पीने के लिए कैसे बोलते हैं? जो आपके सामने होता है सबसे पहले आप उससे कहते हैं कि लो आप चाय लो, ठंडी हो रही है। फिर जो थोड़ा दूर है, जो मेहमान थोड़ा दूर बैठा हुआ है, 2-4 कुर्सियाँ दूर या कहीं गया हुआ है इधर उधर मुँह हाथ धोने के लिए, आप उसको कहते हैं कि आ जाओ सर, आप भी आ जाइए, भाई साहब आप भी आ जाइए, चाय ठंडी हो रही है, आप ले लीजिए। यानी कि पहले जो सामने बैठा हुआ है सेकंड पर्सन यू लिसनर, उससे कहा आपने, फिर आपने कहा थर्ड पर्सन जो कि दूर है, आप भी आ जाइए। ठीक है। थर्ड पर्सन जो सेकंड पर्सन है सामने, पहले उससे कहा, फिर जो थर्ड पर्सन है उसको बुलाया, आ जाओ आप भी आ जाओ, इधर आओ, तू भी ले ले भाई। फिर आप सबसे बाद में खुद लेंगे। तो ये मैनर है। इसी तरह से यहाँ पर यूज करते हैं। अब 2 वाला तो यहाँ है नहीं, 3 वाला है, तो ये लिखा जाना चाहिए जॉन, हैरी एंड आई। ठीक है। हैव, अब देखो एंड कंजंक्शन ने जोड़ दिया तो सब प्लूरल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। हैव सही था, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये लग गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब थी तो ट्रांजिटिव हो भी पाई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब आई तो है ही, आई केवल आई होता तो मी हो जाता, लेकिन आई के साथ 2 पर्सन जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाना चाहिए, और हो जाना चाहिए। नाउन डिटर्मिनर इसके लिए लग गया, पॉजेसिव डिटर्मिनर। इतना सेंटेंस है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं स्पेशल बताने के लिए। 49 नाइदर द माउस नॉर द लॉयन वर कोट नो एरर। ठीक है, समझ लेते हैं सेंटेंस को। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, नीदर
नोर, इसको समझा ही देता हूं मैं इस बोर्ड पे। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर ली जाए, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। जैसे एक लिखा होता है EITHER और, या फिर नीदर नॉर। एक ही आ जाता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और भी हो सकते हैं एक दो, मुझे ध्यान नहीं आ रहे। इनको कहा जाता है को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन इनको क्यों कहा जाता है ये अभी समझेंगे। पहले आप इतना समझिए कि ये जो तीन वर्ड लिखे होते हैं, ये काम करते हैं डिटरमिनर की तरह, आइदर, नाइदर और नॉट ओनली। ये तीनों वर्ड जो लिखे होते हैं, ये करते हैं डिटरमिनर की तरह काम। और जो ये लिखे होते हैं और, नोर और बट ऑल्सो, ये करते हैं कंजंक्शन की तरह काम। और अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फैन बॉयज के बारे में बताया था, फैन बॉयज के बारे में, नोर और बट, नोर और बट तीनों ही कैसे हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और भी, नोर भी और बट भी। और कोऑर्डिनेट अगर ये कंजंक्शन है तो यहां पर लिख दो ना इसको पहले, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो मैंने क्या बताया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है कि सेम ऑर्डर की, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। यानी कि नाउन को नाउन से, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ने के काम में ये आएंगे। तो अगर ये कंजंक्शन सेम ऑर्डर को जोड़ते हैं तो कोरिलेटिव कंजंक्शन भी सेम ऑर्डर को ही जोड़ेंगे, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन में जो कंजंक्शन वाला पार्ट है वो तो यही है, यही वाला पार्ट तो कंजंक्शन वाला पार्ट है। ये तो, अरे यार, यही वाला पार्ट तो कंजंक्शन वाला पार्ट है। कोरिलेटिव तो इनको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिलेट कर रहे हैं किसी दूसरी फ्रेज को भी, ठीक है। लेकिन इसमें जो कंजंक्शन वाला पार्ट है वो तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है सारे के सारे। तो अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो फंक्शन रहेगा वो इनका फंक्शन रहेगा, बस ये रिलेट कर देते हैं दूसरी एक फ्रेज से भी, इसलिए शायद इनको कोरिलेटिव कहा जाता है। ओके, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है, सेंटेंस पे यहां पर चलते हैं। नाइदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट। माउस हो गया नाउन, ये हो गया डिटरमिनर द माउस के लिए। द लायन नाउन हो गया, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। चूंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है नाउन को भी जोड़ देते हैं, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ देते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ देते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ देते हैं। जबकि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो क्लोजेस को जोड़ने के काम आते हैं ओनली। कंजंक्शन चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। तो ये हो गया कंजंक्शन, ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। वर कोट, अभी क्या बताया था मैंने, और या नोर दोनों के बारे में ही सुन लो। अगर ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और या नोर से जुड़ रहा है, और या नोर से जुड़ रहा है, तो आप सब्जेक्ट को सिंगुलर की तरह ही लेंगे। लेकिन अगर इनमें से एक भी प्लूरल हो गया, एक भी अगर इनमें से प्लूरल हो गया, तो आप बाद वाले को देखेंगे। बाद वाला अगर प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल के हिसाब से लिखो, बाद वाला सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर के हिसाब से लिखो। लेकिन यहाँ पर तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट को क्या लिया जाना चाहिए, सिंगुलर की तरह से लिया जाना चाहिए, वाज कोट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे लोयन न लिख के कैट्स लिखा होता, द कैट्स, तो अब ये तो सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल हो गया, अब इसके हिसाब से लेंगे, बाद वाले के हिसाब से लेंगे।
और कैट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से वरी ठीक था, वरी ठीक था उस सिचुएशन। अगर कैट्स होता तो कैट्स के हिसाब से वरी ठीक था। ये है मेरे कहने का मतलब। बाकी तो और कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। 50वें सेंटेंस पे चलते हैं। When I was young, I used to collect stamps as a hobby. When क्लोज लगी है, when हो गया कंजंक्शन। कैसे पता चला कंजंक्शन? क्योंकि एक हो गई क्लोज फर्स्ट ये और दूसरी क्लोज हो गई ये सेकंड क्लोज। जब दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए वैन आ रहा है तो कंजंक्शन की तरह यूज होगा, लेकिन कंजंक्शन होगा तब भी रिफर ये टाइम को ही करेगा। और यहां पर क्या लगी है? मेन वर्ब क्या है? वाज। और ये जो मेन वर्ब है लिंकिंग नेचर की वर्ब है, यहां लिख देता हूं ठीक से। ये तो सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, ये जो वाज है ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब है, आगे लिखा है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव बन रहा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसके लिए बन रहा है? इस सब्जेक्ट के लिए। लेकिन ये जो व्हेन आई वाज यंग लिखी गई है, ये पूरी की पूरी क्लोज टाइम को रिफर करेगी, टाइम को रिफर करने के लिए आई है। अब चूंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी वर्ब की? बी की सेकंड फॉर्म लिखी है। चूंकि आई था तो वाज था। चूंकि ये सेकंड फॉर्म लिखी है मतलब पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो कोई पास्ट का सिनेरियो है, पास्ट में ये हुआ होगा, तो किस टाइम को रिफर किया जा रहा है? पास्ट के टाइम को रिफर किया जा रहा है व्हेन क्लोज के द्वारा। तो ये रही आपकी टाइमलाइन, दिस इज योर टाइमलाइन। ये हो गया रिपोर्ट टाइम, ये है रिपोर्ट टाइम, ये प्रेजेंट का टाइम हो गया। बाय डिफॉल्ट जो रिपोर्ट टाइम होता है, जिस टाइम पे आप सेंटेंस को बोलते हो या वर्ब को बोलते हो, वही प्रेजेंट का टाइम होता है। उससे एक सेकंड पहले सारा पास्ट, एक सेकंड बाद में सारा फ्यूचर। व्हेन आई वाज यंग, मान लेते हैं कि पास्ट में ये वो पॉइंट था व्हेन आई वाज यंग। इस पॉइंट पर व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी। अब ये जो यूज्ड टू है ये मोडाल की तरह काम करता है और ये बताता है पास्ट हैबिट्स के बारे में, पास्ट हैबिट्स के बारे में ये बताता है। ये आई प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह लग गया, यूज टू मोडाल हो गया, मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अगर पास्ट का सिनेरियो है तो यूज टू बी पास्ट को शो करने वाला या पास्ट हैबिट्स को बताने वाला मोडाल है, वो इस टाइम पे सही है, जस्टिफाइबल है। ये भी सही हो गया। कलेक्ट, कलेक्ट यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब एक्शन नेचर की है, एक्शन नेचर में भी मेन वर्ब एक्शन नेचर की है, एक्शन में भी ये ट्रांजिटिव नेचर की है। कलेक्ट करना ट्रांजिटिव नेचर हो गया, क्या चीज़ कलेक्ट कर रहे हो, तो जो चीज़ कलेक्ट कर रहे हो वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया ये। एज यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद उसका लिखा है ऑब्जेक्ट। एज ए हॉबी, नाउन आर्टिकल। जी हाँ, एज प्रीपोजिशन भी हो जाएगा, कंजंक्शन भी हो जाएगा, एडवर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके 50 सेंटेंसेस, ये भी नो एरर है। ये हो गए आपके 50 सेंटेंसेस। अगले सेशन में जो है इससे आगे के सेंटेंसेस हम करेंगे। चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इनके अलावा भी अगर कोई सेंटेंसेस हैं, कोई डाउट है आपको इंग्लिश से लेकर, कॉमन एरर में कहीं कोई दिक्कत है, या पूरी ही इंग्लिश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी किताब से आप चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।